सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और शुभ संध्या। यहाँ तो शाम हो चुकी है, शायद रात होने वाली है। कुछ दिन हो गए हैं। हमारे एक बड़े पुराने फेसबुक फ्रेंड हैं गिरीश चौरसिया जी उन्होंने किसी और मित्र के द्वारा एक प्रश्न भेजा है। चंचलेश जैन काफ़ी समय से फेसबुक पर आया नहीं, तो मैंने सोचा पता नहीं अपने कारोबार में कहीं बिजी होंगे। खैर, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है गिरीश चौरसिया जी, आपका जो प्रश्न है आजकल इसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है। हमारे सन्यासियों के, ओशो प्रेमियों के बीच में टीवी पर भी आए दिन चर्चा होती रहती है। तो उसी से संबंधित आपका ये प्रश्न है कि कृपया 21 मार्च को पूना में लगभग ओशो के सभी पुराने प्रेमी शिविर संचालक इकट्ठे हो रहे हैं। उस विषय में आप अपना व्यू क्लियर करें। क्या आप उस मुहिम के विरोध में हैं? आश्चर्य होता है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं उस मुहिम के और इस मुहिम के विरोध में हूँ। जहाँ तक ओशो का संबंध है, उनका कार्य करने का निराला ढंग रहा है हमेशा से, और चर्चा में बने रहने का भी उन्होंने कोई अवसर छोड़ा नहीं है। सारा सब कुछ रहस्य रहस्य है, कहाँ से बात शुरू करूं। ये तो अभी की बात है, कुछ वर्षों से कि ये मुहिम शुरू हुई है, जब से सुनने में आया कि वो आश्रम का एक हिस्सा है जो बासो है, जहाँ वो स्विमिंग पूल है और टेनिस और बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। जो भी हो, अच्छा, पहले वो कुछ 15-16 नंबर का वो बंगला था, उसको लेकर आश्रम का कोई भी हिस्सा हो कोई भी नहीं चाहेगा, मैं ही नहीं, कोई भी सन्यासी, कोई भी ओशो प्रेमी नहीं चाहेगा कि उसको बेचा जाए। लेकिन बात बेचने की और पैसा कमाने की नहीं है, षड्यंत्र बड़ा गहरा है। अब मैं वही बातें कहूँगा जो आप अक्सर सन्यासी मित्रों से सुनते रहते हैं या टीवी पे जो चर्चा होती है। नई बात मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। फिर भी आपका प्रेम है, आपके मन में कोई शंका हो रही होगी मेरे प्रति कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो क्या मैं इसका विरोध में हूँ? जो लोग भी ये चला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जिसको कहें मोर्चा कहें, अनेक नाम हैं, लेकिन ये बड़ा शांति प्रिय प्रदर्शन है और इकट्ठे लोग हुए हैं और हो रहे हैं और होना चाहिए। अब देखो, एक छोटे से अखबार में, बम्बई के मराठी अखबार में, उन्होंने, मैंने ऐसा सुना है कि वो खबर छपी थी कि कोरेगांव पार्क 15 और 16 नंबर का प्लॉट बिकाऊ है या फ्लैट बिकाऊ है, जो भी लिखा है, बंगला बिकाऊ है। मैंने तो वो न्यूज़ पढ़ी नहीं, लेकिन सुना था कि वहाँ से चर्चा शुरू हुई। तो मराठी पेपर में, वो भी मुंबई में, किसी सन्यासी मित्र ने देख लिया बाय चांस, तो पता चला कि ये तो 15-16 नंबर तो आश्रम का हिस्सा है, ओशो आश्रम का, जो आजकल रिजॉर्ट जाना जाता है उसका हिस्सा है। तो खबर फैली, मित्रों से बातचीत की, फिर वो केस वगैरह किया गया और पता लगाया कि कौन खरीद रहा है। कोई बजाज कंपनी के नयन कमल है, कौन है, वो खरीदने वाले हैं। इससे पहले भी खबर सुनने में आई थी कि वो शनाई जो बंगला है, जैसे आश्रम के की गली में घुसते हैं तो जो आश्रम की लाइन में ही जो है, वो भी आश्रम के प्रॉपर्टी था पहले, वो भी किसी को दान में दे दिया गया है, किसी संस्था को। और उसमें भी सुना था कि वो कोई शरद पवार का की बेटी है या कोई रिश्तेदार है, पता नहीं। या मैं तो भाई विदेशी हूँ स्वामी जी, मैं तो विदेश, मेरा जाना कहाँ होता है इंडिया में। संयोग की बात है कि मैं कोविड की वजह से 2 सवा 2 साल अटक गया था, नहीं तो मैं तो आउटसाइडर हूँ बिल्कुल। किसी जमाने में रहा हूँ, पूना में ही नहीं, बम्बई से जब से संन्यास शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले से मैं उससे जुड़ा हूँ। तो मुझे तो बम्बई के भी वुडलैंड में शुरू-शुरू में जब ओशो आए थे, तो मैंने संन्यास भी नहीं लिया था तब, फिर संन्यास शुरू हुआ, आना-जाना लगा रहता था।
छोटे-छोटे काम करता रहता, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ों की पता है। और ये कुछ न कुछ आपस में मनमुटाव, सन्यासियों में मतभेद सब चलता रहता है। जहाँ भी संस्था होती है, 1 से 4, 4 से 40, 40 से 4000, जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, वैसे हर तरह के लोग आए हैं ओशो के पास। कोई शिष्य की भांति आता है, कोई गुरु बनने के लिए आता है, कोई किसी और कारण से आता होगा। हजार कारण है। ओशो ने ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए हैं कि यू मे हैव कम फॉर सम अदर योर ओन रीजन, बट आई एम कुकिंग समथिंग एल्स। उन्होंने तो कभी कभी बड़े वो मजाकिया ढंग से भी कहा है कि तुम किस कारण आए हो। तुम हजार कारण हो सकते तुम्हारे मेरे पास आने के, लेकिन मैं कुछ और ही पका रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये जो भी हुआ है ओशो के साथ, जी तो नहीं चाहता कि, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ओशो ने तो कहा था कि पूरा कोरेगांव पार्क सेल के लिए है और खरीदना चाहिए, विस्तार होना चाहिए आश्रम का। और उनके शरीर के छोड़ने के बाद तो विस्तार हुआ भी, पिरामिड भी बाद में बना है। जैसे बम्बई से पूना विश्व टूर से पूरी दुनिया से घूम फिर के ओशो जब वापस पूना आए, तो फिर वो नाला पार्क बना है, वो मिर्दाद पीछे जो पिरामिड वगैरह बने हैं, फिर ये वाला पिरामिड बना है। ऐसा शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और बड़ा उत्सव पूर्ण माहौल रहा है जब तक नीलम थी और कीर्ति स्वामी थे और भी हमारे 2-4 मित्र थे। जब तक वो सब थे, तब तक तो काफ़ी, मतलब हज़ारों लोग विदेशी भी आते थे, चहल-पहल थी, रौनक थी, उत्सवपूर्ण माहौल था, एक ऊर्जा का मतलब लहलहाता हुआ एक वाइब्रेशन जिसको कहते हैं ना, तरंगों से पूरा कोरेगांव पार्क, आप कहीं भी जाएँ बाहर, रेस्टोरेंट में, इधर-उधर सड़कों पर आपको विदेशी, देशी हज़ारों सन्यासी आते-जाते मिलते हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है। ऐसा उत्सवपूर्ण माहौल हमने देखा है। पूना वन में भी, मैं तो वहाँ समझ लो जब से ओशो आए थे पूना में, उसके थोड़े समय बाद ही आ गया था। तो बढ़ता गया और सारी दुनिया में का केंद्र था वो एक ढंग से, कि ओशो रोज प्रवचन देते थे, जो कहते तो सारी दुनिया में उसकी खबर पहुंच जाती थी। लेकिन जैसा आज है, सुनसान उजाड़ एक तरह का, जैसे कुछ उजड़ गया है। और बुद्ध हाल का पगोड़ा जो उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, जिस ढंग से तोड़ा गया है, जैसे शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं सन्यासियों ने, आश्चर्य होता है ऐसे लोगों की मानसिकता, रूढ़ मानसिकता पर। अब मैं बुराई करने के बैठूं या भलाई करने की बात करूं या उनकी प्रशंसा करूं, क्या करूं। हाँ, आपने पूछा कि आप क्या विरोध में, तो मैं भाई विरोध में नहीं, तो मैं चाहता हूं कि हजारों क्या लाखों सन्यासी ओशो के प्रेमी आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके विरोध में रहूं। और किसी मुहिम के, मैं किसी मुहिम के विरोध नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अभी पिछले 2-4 बार जब भी ओशो के जन्मदिन पर और गुरु पूर्णिमा पर, उससे पहले भी स्वामी गोपाल भारती और अपनी माँ धर्म ज्योति भी आई, और स्वामी चैतन्य कीर्ति, और ये अपने जो जिन्होंने कोर्ट में केस किया है वो अनादि और प्रेम गीत, ये सब लोग ने तो प्रयास तो करते रहे। कितनी उनसे आर्गूमेंट हुई है दरवाजे के बाहर। और हमारे जो स्वामी थे, शिवा स्वामी, उन वो जब विदाई हुई उनकी, तो उनकी अर्थी को भी उन्होंने अंदर नहीं ले जाने दिया। अरे ये तो इतना अमानवीय लगता है इनके सन्यासी कहना, और ध्यानी और साधक कहना, और ओशो के सन्यासी कहना कितना अजीब सा लगता है। साधारण से व्यक्ति भी इससे ज़्यादा करुणापूर्ण और प्रेम से भरे होते हैं। एक 10 मिनट के लिए अगर उनके शरीर को उद्धार में ले जाया गया होता उत्सवपूर्ण तरह से, फिर शमशान कहाँ, कोई कोई मृत शरीर को कोई बुद्धाल में आश्रम में रखना तो नहीं होता 10 मिनट का। लेकिन इन्होंने ऐसा कारोबार बना रखा है। और इसके पीछे ये सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, हर चीज़। अब डिटेल की बातें तो आपसे मैं क्या कहूँगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो एक नहीं, 50 बार टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा, दो जो चैनल चल रही हैं, राघव जी की और श्वेता जी की, और भी उनसे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो वही बात उन्होंने जो कही है वही की बात मैं दोहरा दूं, तो कुछ सार नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसको कहना चाहिए कि जो कट्टरपंथी ईसाइयत है, हो सकता है सीधा वो पोप और वहाँ से वेटिकन से उसके तार जुड़े हों। तो पूरी योजनाबद्ध
जब से रजनीशपुरम जो था अमेरिका में, जब से वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ से ओशो को जाना पड़ा छोड़कर, मुझे तो लगता है तार सारे वहीं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सारी योजनाबद्ध वहाँ भी किया गया कारोबार, उजाड़ने का, बर्बाद करने का, और पूरा प्लानिंग करके ही जो विश्व यात्रा थी, और उनका कहीं नहीं रुकने देना था उनको, तो मैं अलग ढंग से देखता हूँ चीज़ों को। इसलिए मेरा बोलना बड़ा लोगों को अजीब सा लगेगा कि या तो मैं बोलता नहीं हूँ, और फिर बोलता हूँ तो मैं कौन सी बात कहाँ ले जाता हूँ। आपने पूछा था पूना के विषय में, तो भाई मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं 3-4 दिन के लिए आऊँ लंदन से और फिर वापस। अभी मैं 2 साल के बाद आया हूँ, तो सारा यहाँ अस्त व्यस्त समझ लो कि वो इस उम्र में भाग दौड़ होती नहीं ज़्यादा। वैसे कोई तबीयत वगैरह ख़राब नहीं है, लेकिन बस एक स्थिति आती है कि इतना हायर नहीं, कि फिर भी जी चाहता है कि ज़रूर आना चाहिए, मुझे शामिल होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं आखिरी दिन भी टिकट लेके भाई आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकता स्पष्ट रूप से। जी तो चाहता है आने का, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैं तो और चाहता हूँ कि हजारों लाखों सन्यासी आए सारी दुनिया से, भारत से ही लाखों आ सकते हैं। प्रयास तो किया जा रहा है सभी की तरफ से, प्रेमियों की तरफ से, सन्यासियों की तरफ से रोज आवाहन होता है, पुकार होती है। हमारे गोपाल भारती बहुत अच्छा लिखते हैं, कविताओं के माध्यम से भी लिखते हैं, गीतों के माध्यम से भी लिखते हैं। उनकी जो आँख के पीछे जो झरना समंदर है, झरना है, उनके आंसुओं से जो पुकार निकल रही है, मेरे पास शब्द नहीं है। इतने ओशो प्रेमियों के और सन्यासियों के जो जो भाव जगत है, उसको कितना आहत किया है इन लोगों ने, 4 लोगों ने। अब अंग्रेज तो लुटेरे हैं ही। पहले थोड़े से लोग आए थे, पूरे भारत को लूट लिया उन्होंने, कोहिनूर तक ले गए लूट के। खैर वो तो भौतिक संपदा थी, लेकिन इन्होंने ओशो की जो आध्यात्मिक और बौद्धिक संपदा है, संपत्ति है, उसको भी नष्ट करना चाहते हैं। असली तो वो है, और वो चाहते हैं ये केंद्र ही नष्ट हो जाए तो लोगों को साधारण से मकान बंगले हो जाएं और सब बेच बुचा के चले जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि ये मुहिम शुरू हुई, तो ये रुक गया है, नहीं तो कभी का चुपचाप से बिक जाता, फिर एक के बाद दूसरा बिक जाता। अब हमें वो शिक्षा भी दी गई है ना, ओशो ने खुद इतने विरोधाभासी वक्तव्य दिए हैं कि अपने मतलब की हर कोई चीज़ निकाल लेता है उसमें से। हाँ, कोई कहता है कि समाधि नहीं है, तो बड़ा वो कोर्ट में, कचहरी में, कमिश्नर ऑफिस में, ना मालूम कहाँ कहाँ, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं होता हूँ, लेकिन सन्यासियों की बातों से पता चलता है कि कोर्ट में कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं और किस किस ने बयान दिए हैं। तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ कभी कोई समाधि थी नहीं। हालांकि सारे प्रमाण मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, उन सन्यासियों के जो समाधि में कलश। अब ये सब बातें तो मैं कह चुका हूँ ना, फिर भी कह रहा हूँ, अभी आपने पूछा है तो सारे प्रमाण मौजूद है कि ओशो ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए, कोई विल नहीं बनाया, किसी के नाम से जमीन जायदाद कुछ नहीं किया। सब ये केयर टेकर है, रखवाले हैं। जैसे माली होता है बाग बगीचे में, या चौकीदार होता है या साफ सफाई करने वाले हैं, तो उनको ओशो ने जो कमेटी बनाई थी, या इनर सर्कल जिसे कहना चाहिए, 21 लोगों का, वो आश्रम की व्यवस्था को संभालने के लिए, कि पुस्तकें, उनका साहित्य छपता रहे, लोग आते रहे, लोगों का वहाँ ध्यान साधना का, साफ सफाई का, भोजन का, ये सारा इंतजाम मतलब एक तरह का होता है, उसके लिए उन्होंने बनाया था। हाँ, लेकिन क्या है, मनुष्य है, स्वतंत्र है। जैसे जुदास था, जुदास ने बेच दिया जीसस को 30 रुपए में। ये 30,000 करोड़ या 30 लाख करोड़ में बेच रहे हैं। लेकिन बेचना इनका उद्देश्य नहीं है, और ये संपत्ति और आश्रम नष्ट करना नहीं है इनका उद्देश्य। तो बड़ा गहरा है कि ओशो का नामो निशानी मिट जाए, उनकी जो देशना है, उनका जो साहित्य है, उसको उल्टा सीधा करके। अभी में यहाँ कुछ किताबें आई हैं, मैं अपने इसमें जो कमेंट होता है ना, जब आप कमेंट करेंगे तो वहाँ मैं वो किताबों के चित्र डाल दूंगा। छोटी छोटी सी किताबें हैं, मतलब कि A4 साइज के, समझ लो 25 पेज है, 24 पेज है,
उसके 4 टुकड़े करो A4 तो पोस्ट कार्ड साइज़ का बन जाता है ना, तो उसे 100 मतलब 25 पेज को 100 पेज बना दिया 4 टुकड़े करके, और काफ़ी महंगी रखी है। उस पे ओशो का फ़ोटो भी नहीं है, और पीछे लिखा है किताब के कि वो एक आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, ऐसा उनको वो, तो एक लेखक की तरह, जैसे फिक्टिटस राइटर होते हैं, फिक्शन राइटर होते हैं, उपन्यास लिखने वाले होते हैं, इस तरह वो पेश करना चाहते हैं कि कोई। और आश्चर्य हुआ कि एक वो अमेरिका में उनका जो प्रमोद नाम का बैठा है, मैं मिला हूँ उस व्यक्ति से, वो भी देखा है बरसों पहले, मैं 99 में जब अमेरिका में था, तो ऑफिस में गया था मैं मनहट्टन में इनके, तो देखा वहाँ का हाल। तो इन 2-4 लोगों से मिलना हुआ था। उसका जो भाई है छोटा, जिसके ऊपर मुकदमा वगैरह भी चला था, खैर क्या इनके, ये तो इनके नाम लेना भी, तो ये ऐसे गड़बड़ लोग हैं कि ये क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी ने ऑफर दी होगी भाई, जो ईसाईयत है, काफ़ी धन है उनके पास, तो अगर वो आश्रम को चलाकर अगर 10 करोड़ कमाते होंगे, तो उनको 30 करोड़ की ऑफर मिल गई होगी कि आप इसको संस्था को पूरी नष्ट कर दो, सारे ओशो के प्रवचन उनको नष्ट करो, उनके साहित्य में बदलाहट करो। तो ये चाहते हैं कि ईसाईयत खतरे में है, जैसे कोई इस्लाम खतरे में होता है, ऐसा ईसाईयत खतरे में है। तो ईसाईयत बहुत सारी दुनिया में फैली हुई है, बहुत बड़ा तथाकथित धर्म है, एक तरह का कहना चाहिए कि बस अफवाहों पर आधारित धर्म होता है ना जो। अब इनकी क्या बुराई करना, दिल ही नहीं होता है इन बारे में बात करने में। लेकिन अभी आप हमारे पुराने मित्रों में से हैं, आपने कहा तो मैंने सोचा चलो कुछ तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और तो व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई विरोध नहीं है, और ना मैं कभी इसके विरोध में था, लेकिन अगर इंडिया में होता तो ज़रूर आ जाता मैं, ऐसी बात नहीं है कि। लेकिन क्या है कि अभी मैं हूँ लंदन में, और यहाँ से आना जाना आप समझते हैं कि आसान नहीं है इतना। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर शहर में, हर गांव में फिर से लोग माला पहनकर, और हर हफ्ते कम से कम एक कीर्तन मंडली निकालें, और 2-4 बैनर बनाएं, ताकि ये एक तरह का पूरा सिलसिला चल पड़े। हफ्ते में एक बार हर शहर, हर गांव में 150 सन्यासी इकट्ठे होकर माला पहन के, भगवा पहने या वो मरून पहने या वाइट पहने, जो आपकी मर्जी हो, या ना पहने, लेकिन माला जरूर पहने, ताकि ओशो चाहते थे कि मेरा सन्यासी शहर से, गांव से गुजरे, सड़क से गुजरे तो पहचान आ जाए। हाँ, तो ऐसा है कि लोगों में आजकल प्रचार प्रसार का माध्यम है, झूठ का इतना प्रचार हो रहा है, देख तो रहे हैं आप दिल्ली का हाल। ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही धोखाधड़ी होती है, धर्म के नाम पर भी बड़ी धोखा सदियों से चल रही है, धर्म और राजनीति ये दोनों। और हमारा तो ये धर्म है भी नहीं, हमारा तो धर्मों से मुक्ति है, तमाम तथाकथित धर्मों से मुक्ति है। ओशो ने जो बातें कही है, वो तो उसके उनके हिसाब से तो सारे धर्म विदा हो जाना चाहिए, जिसको कहते हैं संप्रदाय। धर्म तो सनातन है, स्वयं की खोज, सत्य की खोज कहें या स्वयं की खोज कहें। हाँ, लेकिन क्या है कि जब बुद्ध पुरुष के सानिध्य में जो लोग आए हैं, जिन्होंने उनका दरस परस देखा है, सुना है, जिनके अंदर थोड़ी सी संभावना है, तो वो ये संभावना भी नष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कोई आएगा नहीं, और आना जाना बंद हो जाएगा एक तरह का। और फिर साहित्य तो उन्होंने कब्जा कर ही रखा है, कॉपीराइट कर रखा है उसको भी वो। तो आपसे विनती है कि जो भी पुराना साहित्य है ओशो का, प्रथम संस्करण जो है हिंदी या अंग्रेजी का, उन संस्करणों को संभाल कर रखें, और जो पुरानी कैसेट हैं या सीडी हैं जिनमें ओशो के प्रवचन है, उनको फिर नया नया बनाते रहें, ताकि वो खराब ना हो जाए। क्योंकि ज़्यादा देर सीडी भी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। मेरे पास थी, सब अब चलती नहीं, दिखा लगाते हैं तो कुछ नहीं होता। तो उनको रिवाइव करते रहें, नए नए माध्यम से उनको संभाल, रिन्यू मतलब इसको नया नया उसको रूप देते रहें, ओशो के प्रवचनों को, हिंदी के, अंग्रेजियों को, ताकि वो उनकी आवाज़ में कोई फ़र्क ना पड़े, और जैसे हैं वैसा का वैसा उन्हें रखा जाए। तो ये हम लोगों का, सभी का जो है ना, एक इकट्ठा प्रयास होना चाहिए। एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। देखो ना, शुरू से में 8-10 लोग, 20 लोग गए, फिर 50 लोग आए, कुछ नहीं, वो दरवाजे से, द्वार से
टाल देते हैं और 10-12 पुलिस वालों को बुला लेते हैं, अब की बार ज़्यादा पुलिस वालों को बुलाएँगे। भारत में तो सब कुछ बिका हुए है, न्यायाधीश बिके हुए हैं, कोर्ट बिके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपराधियों को बेल पे बेल दिए जा रही है। कमिश्नर ऑफिस हो, वहाँ तो पैसा बोलता है जी। इसीलिए तो उन्होंने धन पे कब्जा किया है कि उन जानते हैं भारत की कमजोरी। और विदेश में तो फिर आप सोचो कि उन्होंने कहाँ-कहाँ कॉपीराइट किया, तो वो भी कम नहीं है। जिन्हें लूटना होता है, वो लूटने के हज़ार उपाय बना लेता है और योजनाबद्ध तरीके से वो ओशो की देशना को, संन्यास मूवमेंट को, सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। असली मुद्दा वही है। बाकी ये माला और कपड़े और समाधि, ये सब बहाने हैं। खैर, वक्त पर जागे हैं लोग और अब धीरे-धीरे संभावना है कि ये सामूहिक प्रयास बढ़ता जाएगा और या तो हमारे पास संख्या का बल चाहिए, ये लोकतंत्र है, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, उतना बल होगा, या फिर उनसे ज़्यादा हमारे पास संपत्ति हो, धन हो कि हम भी टेबल के नीचे से दें, तो भाई उसमें तो बहुत मुश्किल है कि इतना पैसा बर्बाद करने के लिए किसी के पास है नहीं इतने सन्यासी कि हम भी रिश्वतखोरी करें और सीधी उंगली से तो घी निकलता है। सुनने में आता है, जैसे मोदी जी और योगी जी है ना, वो कैसे जवाब देते हैं, उनकी भाषा में जवाब देते हैं। अब उपाय निकालिए कि कोई युक्ति, कोई उपाय कीजिए कि कैसे उनको भगाया जाए। ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और अच्छा है, खुशी की बात है कि कुछ हो रहा है और लोग आ रहे हैं और ये कारवां और बढ़ता जाएगा। तो जितने दिन आप पूना में रहें, आप भी जा रहे हैं तो बताइए मुझे। शुभकामनाएं आपके लिए। आप तो पहुंच ही जाइए, जहाँ भी आप, छिंदवाड़ा में है शायद या कहीं ऐसी जगह पर है, मुझे ठीक से याद नहीं है कहीं मध्य प्रदेश में ही शायद या उत्तर प्रदेश में। तो आप पहुंच जाइए, अपने 10-20 मित्रों को साथ में ले जाइए। अब 1-2 दिन की तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि रहने की वहाँ व्यवस्था, भोजन तो व्यक्ति कहीं से कर लेता है, इधर उधर खा लेता है, लेकिन खासकर जब 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो उनके सबकी व्यवस्था कोरेगांव पार्क में या सब बाहर धीरे धीरे लोग आएंगे तो कुछ न कुछ उपाय भी लोग करेंगे मिलजुल कर। ऐसी बात नहीं है, चलो तो मार्ग बनता है। तो थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी हर एक सन्यासी को, हर एक ओशो प्रेमी को। और बिना रिस्क के लिए जोखिम उठाए तो भाई वो ज़माना नहीं रहा कि हम तीर तलवार लेके घुड़सवारी करके चले जाएं। अगर वैसा ज़माना होता तो मैं तो कभी का, हाँ, घोड़े में सवार होके, तलवार लेके, भाला लेके, हाँ, अब वो ज़माना तो रहा नहीं। अब तो ये कानूनी दांवपेच है, जो जितना झूठ होगा, मक्कार होगा, धन होगा उसको बस रिश्वत देने के लिए, उसकी जीत है। क्योंकि कानून बिका हुआ, पुलिस बुकी हुई है। आपने बम्बई का तो सुना ना, पुलिस कमिश्नर, बताइए क्या नाम था उसका, परमवीर सिंह। दूसरे वो कौन सा राजे, वसीम क्या नाम है, हाँ, नाम भी याद नहीं है भाई। खबर सुनते हैं तो याद आ जाता कि, और मंत्री जेल में है, बताइए। महाराष्ट्र के सारे कितने धोखेबाज, उगरानी करने वाले लोग, उगाही करने वाले, मतलब राजनीति जितनी गर्त में चली गई है दिल्ली की और महाराष्ट्र की और बिहार की, कहाँ की नहीं जी। वो तो मोदी जी आए हैं तो कुछ उम्मीद बंधी है, भारत है, नहीं तो भा अब ये सब बातें तो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं बस, लेकिन अब क्या है कि आपने पूछा है तो मैं क्या क्या कहूँ। क्रोध क्या करना है, क्रोध करके इनके ऊपर कोई होने वाला नहीं है। कोई उपाय होना चाहिए। सब मिलके मीटिंग करें, लोगों से आप भी मिलें, कोई उपाय निकालें ताकि ये मुट्ठी भर लोगों को भगाया जाए वहाँ से और फिर से आश्रम में वही रौनक, वही उत्सव, अ, वही नृत्य, वही कवि सम्मेलन, मुशायरा होना चाहिए। अब तो ना तो कोई गायक आते हैं ना कुछ। बहुत जो सृजनात्मक गतिविधियां थी आश्रम के अंदर, जो सृजन था, वो सारा नष्ट हो गया है। अब तो धूल उड़ रही है इधर उधर। ये काफी लंबी हो गई है बातें, कहने को कुछ नहीं था। फिर मैंने आपका प्रश्न देखा तो आपको लगता होगा कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो नहीं, सवाल नहीं है, नहीं बोलने का, बोलने का सवाल नहीं है। अफसोस होता है और मैं कोशिश करूँगा, आ सका तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे हाँ और ना में आप मत उलझें। आप तो चले ही जाएँ 10-20 मित्रों को लेके अपने साथ पूना,
और भी मित्रों से, सभी से निवेदन है, ओशो की तरफ से, ओशो आश्रम की तरफ से, श्री रजनीश आश्रम की तरफ से, अब रिजॉर्ट वगैरह तो मैं मानता नहीं हूँ, कोई क्लब थोड़ी है, रिजॉर्ट थोड़ी है, ये तो सन्यासियों के लिए, कि साधकों के लिए तो आश्रम होता है, ध्यान केंद्र होता है। ओशो ने तो कहा कि मेरे हर एक सन्यासी का घर मेडिटेशन सेंटर हो, ध्यान केंद्र हो जाना चाहिए, आश्रम हो जाना चाहिए, बड़ा घर हो तो अब वो तो स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम जो हमारा मेन सेंटर है, जो जहाँ ओशो बरसों रहे हैं, बुद्धा हाल, और जो जो ऑडिटर में जो समाधि बनी हुई है, और जो बाग बगीचा आसपास का जो माहौल है, वो फिर से जीवंत हो जाए, उसमें फिर से ऊर्जा दौड़ने लगे और लोग आना शुरू कर दें सारी दुनिया से, भारत से, तो ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए जो हर एक को आना आसान हो। अब तो व्यापारिक केंद्र है, अब तो जैसा होटल जैसा होता है, नहीं, हमें पूरा वातावरण बदलने की, पूरा माहौल बदलने की, व्यवस्था बदलने के लिए बड़े प्रयास की ज़रूरत है। तो गिरीश चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था आपको कविता भी सुना दूं, अब क्या कविता, चलो एक तो सुना ही देता हूँ, मैंने सोचा था कविता क्या, चलो आज एक गज़ल सुना देते हैं। लंबी तो हो गई है बहुत बात, लेकिन बिना कविता सुनाए मेरी बात पूरी नहीं होगी। ये मेरे ऊपर ही है, समझ लो, ये कविता भी क्या है कि आज की पहली नज्म यही है, आज की पहली नज्म यही है, इसका है उन्वान सफर। ये यात्रा पर, सफर पर एक गजल है। आज की पहली नज्म यही है, इसका है उन्वान सफर, अंजाम नहीं मालूम मुझे, अंजाम नहीं मालूम मुझे, पर लफ्जों के दरमियान सफर। नई बस्तियां नई डगर, नई बस्तियां नई डगर, कितना मैं भटका इधर उधर। ये हमारे जीवन की कहानी है, जो कविता के बहाने से कहना चाहता हूँ कि नई बस्तियां नई डगर, कितना मैं भटका इधर उधर। तुम ना जाने किस गांव बसे, तुम ना जाने किस गांव बसे, मुझको मिला वरदान सफर। अब लौट कर जाऊं किधर, अब लौट कर जाऊं किधर, माजी का है गांव न घर। अब भारत में भी आता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब, अजनबी सा महसूस करता हूँ कि ना तो वो घर रहा, ना वो मित्र रहे, ना हर जगह जाता हूँ, सर लगता है अजनबी हूँ मैं। पूना था तो वहाँ भी सब ऐसे ही हो गया, खैर। तो अब लौट कर जाऊं किधर, माजी का है गांव ना घर। भीड़ भला की दिखती है, भीड़ भला की दिखती है, पर शहरों में सुनसान सफर। हरी भरी धरती है सारी, हरी भरी धरती है सारी, बाजार भरे हैं ढेरों समर। हाँ, फलों से फूलों से बाजार भरा पड़ा है, लेकिन अपने पल्ले दाम नहीं। अपने पल्ले दाम नहीं, तो भूखा है बेजान सफर। जेब में पैसा ना हो तो बाजार भरे पड़े हों, मिठाइयों से, मावे से, भोजन से, फलों से, लेकिन जेब में पैसा ना हो तो आप उस स्थिति को आप समझ सकते हैं जहाँ से हम गुजरे हैं। हरी भरी धरती है सारी, बाजार भरे हैं ढेरों समर, अपने पल्ले दाम नहीं तो भूखा है बेजान सफर। दिल ही दिल में रोता हूँ, अब ये ओशो आश्रम की बात करते करते मैं रोया नहीं, ये बड़ी बात है। सही, संयम रखा अपने ऊपर कि दिल ही दिल में रोता हूँ, पर करता बात सदा हंसकर। देखिए जी, ये भी एक हुनर है। कि दिल ही दिल में रोता हूँ, पर करता बात सदा हंसकर, पल दो पल है साथ हमारा। क्या पता कब तक का साथ है जी। पल दो पल है साथ हमारा, वक्त बड़ा बलवान सफर। चले कहाँ से, चले कहाँ से कहाँ पे पहुंचे, कौन करे ये खोज खबर। बड़ा वो प्रश्न है, बड़ा सरल है लेकिन बड़ा कठिन प्रश्न है कि चले कहाँ से,
कहाँ पर पहुँचे, कौन करे ये खोज खबर, आखिर मंजिल एक सभी की, आखिर मंजिल एक सभी की, पहुँचे जब शमशान सफ़र। जो भी दरवाजे के भीतर जो 4-5 लोग हैं, वो मरघट बाजू में ही है, जाना तो उनको वहीं पड़ेगा, तब तक अकड़ लें। लोगों को मत आने दें अंदर, लेकिन उनको शमशान जाना पड़ेगा तो कंधे लगाने वाले। हाँ, बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मृत्यु तो इस जीवन का, व्यवहारिक जीवन का सत्य है। ये चले कहाँ से कहाँ पे पहुँचे, कौन करे यह खोज खबर, आखिर मंजिल एक सभी की, पहुँचे जब शमशान सफ़र। सपने टूटे अपने छूटे, सपने टूटे अपने छूटे, छूट गया वो अपना घर। हाय हाय, याद आती है बचपन से लेके कितने मकान बदले किए, कहाँ कहाँ भटके, तो अपने पराए। सपने टूटे अपने छूटे, छूट गया वो अपना घर, अब छूट रहा सांसों का धागा, अब छूट रहा सांसों का धागा, आया है तेरा ध्यान सफर। अपनी याद आई है या उसकी याद करो, प्रभु की करो, ओशो की याद करो, स्वयं को करो, एक ही बात है। अब छूट रहा सांसों का धागा, आया है तेरा ध्यान सफर। आने और जाने का क्या, आने और जाने का क्या मकसद है बंदा परवर। कितने सिकंदर हार गए, कितने सिकंदर हार गए, है कैसा ये बेईमान सफर। सभी हार जाते हैं। दुख की रात है सदियों लंबी, या आखिरी शेर है, दुख की रात है सदियों लंबी, सुख की आई नहीं सहर। मुल्क व मजहब के धंधे में, मुल्क व मजहब के धंधे में, इंसान हुआ बलिदान सफर। ये है आखिरी कि दुख की रात है सदियों लंबी, सुख की आई नहीं सहर। मुल्क और मजहब के धंधे में, इंसान हुआ बलिदान सफर। बस इंसान इंसान को लूट रहा है, सता रहा है, लोग मर रहे हैं, नाम किस किस नाम पर। तो आज की पहली नज्म यही है, इसका है उन्वान सफर। अंजाम नहीं मालूम मुझे पर लफ्जों के दरमियान सफर। तो शब्दों की यात्रा पर एक गीत है समझ लो, या गजल है। और काफी लंबी हो गई है, जी तो नहीं चाहता था इतना लंबा आपको सुनाऊंगा, लेकिन जब बात करने लगते हैं तो बात में से बात निकलती है। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और नमस्कार। और फिर और भी कई प्रश्न आए हुए हैं, तो फिर आराम से जब मूड बना तो बात होगी, और कभी दो चार कविताएं धीरे धीरे आवारगी से और तलातुम से हम सुनाते रहेंगे। टालता रहा था कई दिनों से, लेकिन आज सोचा कि आज हो ही जाए बात। हरि ओम तत्सत।